नाजरीन खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से, हमें ज्वाइन कर चुके हैं जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीस साहब, और उन्हीं के साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डायरेक्टर अहमद चुनाई साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। साबिक सरबराह भी हैं CPLC के। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे हैं नवी साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर, पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान फिर से जो है जीत के आ चुका है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जी हाँ, पाकिस्तान जो है जब हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान लौटे तो और हो सकता है जीत के कि साथ सेमीफाइनल लौटे। में दोबारा हमारा टाकरा इंडिया से हो जाए, अच्छा। कि वो दूसरे ग्रुप में से इंडिया भी आ रहा है आगे आगे, तो कोई पता नहीं, फिर हम आमने सामने आ जाएं। नहीं, अच्छा इंडिया जी, तो इसी ठीक। ग्रुप का है। हाँ। सेमीफाइनल में नहीं, फाइनल में टाकरा जरूर हो सकता है। फाइनल में सॉरी, हाँ फाइनल में दोबारा, मैंने पढ़ा किसी अखबार में। जी, ठीक है फाइनल जी। में। सर, ख्वाजा साहब, सिंध हाई कोर्ट शहर में पार्किंग फीस ख़त्म करने का हुक्म दे रही है, लेकिन पार्किंग माफिया जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कोर्ट और उनके अहकाम से ज़्यादा ये माफियाज जो है ज़ोर आवर हो चुके हैं? ये इलाका पुलिस को चाहिए, अदालत को चाहिए कि ऑर्डर दे DIGs को और इलाका पुलिस को। सबसे बड़ा माफिया तो आप ये देखें, कैंटोनमेंट वाले जो है ना, वो ले रहे हैं आपसे पार्किंग फ़ी। क्लिफ्टन में कहीं 5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करें तो फ़ौरन आ जाता है बंदा, अभी स्टीयरिंग पे बैठा होता है, वो आ जाता है जी ये पर्ची ले लें, 20 रुपये कितने की पर्ची। तो 2 मिनट के लिए आप दुकान के अंदर जाते हैं, वो 20 रुपये लेने आ जाता है। बल्कि कई दफ़ा मैंने देखा है कि स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं, आपने सामने से कोई ऑर्डर दिया है किसी चीज़ का, तो वो बंदा आ जाता है पैसे, वो ऑर्डर जब तक नहीं आता 20 रुपये ले खड़ा हो जाता है। ठीक है। तो लेकिन ये सर, कैंटोनमेंट वालों सिर्फ ये को, कुछ इलाकों के, पूरे कराची का ही ये हाल है। हर जगह पे गैर कानूनी माफिया, मतलब चार्ज पार्किंग, और ये मतलब काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, जी जबकि जी, इनके ऊपर कोर्ट ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स लिए हैं। मैं अहमद साहब, मैं आपसे भी आपकी भी राय जानूंगी, क्योंकि आपको पता है जैसे महंगाई उरूज पर है, पेट्रोल की कीमतों में आए रोज़ इजाफा हुआ जा रहा है। 1 नवंबर से मतलब उम्मीद करते हैं कि हो सकता है महंगाई में फिर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कराची हो के जाए। दूसरे इलाकों में तो ये है कि ये जो पुलिस के बीटर होते हैं ना, हाँ हाँ। पुलिस वालों ने उनके हाथ में एक डंडा दिया हुआ होता है, और वो हर बंदे से पैसे ले रहे होते हैं। वो किसको पहुँचाते हैं अल्लाह जाने, लेकिन वो बड़े धड़ल्ले से लेते हैं ठीक ऊपर। है जी, ठीक लेकिन है। ये कंटोनमेंट का मुझे समझ नहीं आती है कि वहाँ के कौन इनको, और वो पैसे जाते कहाँ हैं, कहाँ जमा होते हैं, ये वो जो बहुत पर्ची सवाल, सारा बड़ा दिन सवाल कटनी निशान, है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अहमद साहब, आपने मेरे ख्याल से मेरे अहमद साहब सवाल बताएंगे सुन लिया कैंटोनमेंट होगा का भी। आपने। जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, मतलब आलमी सतह पे क्या पेट्रोल की कीमतें हैं, हमारे नाज़रीन को थोड़े से सवाल से आप डिटेल में बताएं। देखिए, अगर जहाँ तक चार्ज पार्किंग का मसला है, मैं समझता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी जगहों पे अपनी अपनी जगह पे चार्ज पार्किंग मौजूद है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वहाँ पर चार्ज पार्किंग जो है वो एरिया रेसिडेंट्स के लिए नहीं होती, उनके लिए होती है जो बाहर से लोग वहाँ आते हैं। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो हमारा शहर है, जिसका मैग्नीट्यूड है, जो हमारे पास ट्रैफिक का हाल है, तो बजाय इसके कि ये चार्ज पार्किंग का सिलसिला शुरू किया जाए, हमारे पास पार्किंग प्लाजाज होने चाहिए जो सिटी गवर्नमेंट के अंदर मैनेज हो। एक वाहिद प्लाजा सदर में बना था, उसकी ज़बोहाली जो है वो सबको पता है, और वहाँ से जो है वो शटल सर्विस भी होनी चाहिए ताकि लोग वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ तक वो जाना चाहते हैं। और ये सारा एक बेहंगम प्लानिंग का नतीजा है, सिर्फ ये सोच के कि जी KMC के रेवेन्यू में इजाफा हो जाएगा, कैंटोनमेंट बोर्ड के रेवेन्यू में इजाफा हो जाएगा, ये उनकी सड़कें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई लॉजिक नहीं बनती। नवीद ख्वाजा साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि इस तरह जो है वो शहरियों को पेनलाइज ना किया जाए, बल्कि कैंटोनमेंट्स हों या KMCs हों, ये अपने हक़ अदा करें और पार्किंग प्लाजाज बनाएं, पार्किंग के लिए जगह मुख्तसिस करें, ताकि ना शहर की जो मसरूफ़ शाराएँ हैं उन पर ट्रैफिक का लोड कम हो जाए, उन पर जो है वो सड़कें खुली हो जाएं, गाड़ियों की मूवमेंट आसान हो जाए और लोगों को सही जगह पर पार्किंग भी मिल जाए। लेकिन सर, शहर की अगर बात करें, कराची शहर की, तो 250 से ज़्यादा गैर कानूनी पार्किंग्स हैं यहाँ पे आज भी। देखिए, इन सब का नोटिस अगर मैं समझते हैं हाई कोर्ट ने लिया है तो अच्छी बात है। ये पैसे जो हैं ज़्यादातर जो हैं वो ठेकेदारों के पास जाते हैं, ये ठेके ले लेते हैं, और इसके बाद फिर इनमें जो इलाका एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पैसे भी शामिल होते हैं। ख्वाजा साहब ने बिल्कुल सही कहा, पुलिस के पैसे भी अपनी जगह पे शामिल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आवाम पर ना सिर्फ इजाफी बोझ हैं बल्कि एक नाजायज़ अमर है। हमें इन चीज़ों को रेगुलराइज़ करना पड़ेगा, हमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगाना पड़ेगा, और उस ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत जो है वो पार्किंग फ़ीस जो है सारी दुनिया में होता है कि अगर जाती है तो डायरेक्ट सिविल सर्विसेज को जाती है, जहाँ सिविक सर्विसेज को जाती है। तो जो सिविक सर्विसेज हैं उनको पैसे मिले, उनको रेवेन्यू मिले और तरीके से उनको रेवेन्यू मिले। यहाँ पर हम चार्ज पार्किंग के नाम पर ना सिर्फ ठेकेदार पैसे बना रहा है, इलाके के एडमिनिस्ट्रेशन पैसे बना रही है, बल्कि इलाके की पुलिस भी पैसे बना रही है और सफ़र जो है वो आवाम कर रही है। जी, इसमें ट्रैफिक पुलिस का भी भरपूर किरदार है, क्योंकि अगर कहीं गैर कानूनी पार्किंग हो रही है तो ट्रैफिक पुलिस को चाहिए उसकी निशानदेही करें, फौरी तौर पर उसके एक्शन लेके उसको मतलब वहाँ से उसका सफाया कराया जाए। तो इसमें बराबर के वो भी शरीक है, ट्रैफिक पुलिस भी इसमें बराबर की शरीक है। बिल्कुल जी, देखें कराची की निस्बत यही काम ट्रैफिक पुलिस इस्लामाबाद में भी कर रही है, लाहौर में भी कर रही है और दूसरे बड़े शहरों में कर रही है। मैंने खुद देखा है वहाँ पर जाकर, और वहाँ पर बड़े प्रैक्टिकल अंदाज में काम हो रहा है। आज वक्त ये है कि जी कराची की पुलिस भी जो है वो इसी तरह मोबिलाइज हो जाए। कराची के जो पुलिस के करता धरता हैं, एडिशनल आईजीज़ और तमाम डिस्ट्रिक्ट के आईजीज़, उनका एक बड़ा रोल होना चाहिए और इस निज़ाम को जो है वो बेहतर बनाने के लिए जो है वो एक अमली शक्ल देनी चाहिए। बिल्कुल। नवीद साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बड़ी अच्छी बात कही है अहमद चुनाय साहब ने। सारी दुनिया में मीटर लगे होते हैं और पार्किंग मीटर होते हैं, उसमें लोग अपने कॉइन डालते हैं और 15 मिनट का, आधे घंटे का, 25 मिनट का, और बाकायदा आदमी टिकट लगाने वाला गाड़ियों पे होता है। अगर आपका गाड़ी खड़ी है वहाँ और आपका 20 मिनट का टाइम है तो वो टाइम अप हो गया, उसमें लाल बत्ती आ जाती है तो आपकी गाड़ी के ऊपर टिकट लगा जाता है। तो लोग इतनी एहतियात करते हैं वो उस पर पैसे डालने के लिए। बाज़ औक़ात चेंज नहीं भी होता तो इधर उधर से मांग के चेंज दाखिल करते हैं, क्योंकि अगर पार्किंग फ़ी लगनी है 10 पाउंड और पता चला कि वो फ़ाइन हो जाएगा 200 पाउंड, तो लोग बड़ी एहतियात करते हैं। अच्छा, ये हम हर चीज़, कुत्ते की खुराक भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम बिल्ली की खुराक भी इंपोर्ट कर रहे हैं। आप सुपर मार्केटों में देखें आप, आजकल भरा हुआ सामान कुत्ते की और उसकी जो है वो फूड वो आ रही है, इंपोर्ट हो रही है। तो आप पार्किंग मीटर इंपोर्ट कर लें, 5-7 बड़ी बड़ी जगहों पे लगा दें, सदर में लगा दें, जहाँ पे प्रॉब्लम है मैक्रो रोड पे लगा दें, जहाँ लोग खड़ी करके चले जाते हैं गाड़ी, तो वो मीटर में लोग पैसे डालेंगे तो हुकूमत में डायरेक्ट पैसे मिलेंगे। ठीक है ना। अब क्या है कि ये जिसने वो रबड़ की चप्पल पहनी होती है, हाथ में सोटी पकड़ी होती है, हर बंदे से 20 रुपये लेके जेब में डाल देता है, तो वो किसको जमा कराता है हमें तो पता भी नहीं है। एक दिन मैंने एक का चेक किया वहाँ पे एक लिफ्टन में, तो मैंने कहा दिखाओ भाई किसने तुम्हें ठेका दिया। उसने जो जेब से कागज़ निकाला वो 2 साल पहले का एक्सपायर्ड था। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल, ये बात तो आपकी हकीकत है। लेकिन आपने यहाँ पे डॉग और कैट फूड का जिक्र किया, यहाँ पे आवाम को खाने के लिए चीज़ें मैसर नहीं है, महंगाई अरूज पर है, और यहाँ पे मतलब डॉग और फूड को तो अफोर्ड करना पर बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से मैंने यहाँ की बिल्लियाँ खुशकिस्मत है, यहाँ के कुत्ते खुशकिस्मत हैं, कम से कम उनको शैम्पू मिल रहा है, उनको कंडीशनर मिल रहा है। अच्छा। बेचारे अवाम को तो साबुन भी नहीं मिलता। सही बात है, जाहिर है। बिल्कुल, अगर हम डेली वेजर की बात करते हैं तो बहुत मुश्किल है उनके लिए सरवाइव करना, स्पेशली इस दौर में, क्योंकि जैसे पेट्रोल की कीमत है, उसके बाद अशिया खुर्दनोश जो है वो भी आपके सामने ही है और उसमें कितना इजाफा कर दिया गया है। तो अवाम किस तरह से सर्वाइव कर रही है? हमें सब आपके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से? देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ जाऊंगा। हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं पिछले दौर और इस दौर को। ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ महंगाई बढ़ती है, लेकिन इस दौर में बिलखुसूस लोगों की जेबों पर जो बोझ पड़ा है वो अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। और होना ये चाहिए था कि जहाँ गवर्नमेंट ने बहुत सारी मराद की हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बड़ी लेवरेज दी गई है, बड़ी आसानी दी गई है, बड़े आसान कर्ज़ों पे, आसान शराइत पर कर्ज़े दिए गए हैं, आसान इंटरेस्ट रेट पे कर्ज़े दिए गए हैं, और उसकी वजह से उन इंडस्ट्रीज़ ने बड़ा प्रॉस्पर किया है। लेकिन उसके प्रॉस्पर करने पर मैं ये समझता था कि शायद डाउन द लाइन भी इसका बेनिफिट जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डाउन द लाइन वो बेनिफिट नहीं जा पाया। और लोगों ने, जिनके पास कैपेसिटीज़ हो गई, जिनके पास होल्डिंग पावर हो गई, जिनके पास लिक्विड कैश ज़्यादा हो गया, इन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है उसको होल्ड कर ली। वो होल्ड बैक करने से ज़ाहिर है मार्केट में एक खला पैदा होता है, मार्केट में एक ज़रूरत पैदा होती है, डिमांड पैदा होती है। तो वो डिमांड जब पैदा हुई तो उन लोगों ने अपने मनमाने दामों पर जो है वो अशिया खुर्दनोश जो है वो बाज़ार में दी, और इसमें
जो आवाम की जेब है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। बहुत उनकी बढ़िया, जेबें तो सही बात। गर्म हो गई, जो बड़े लोग थे, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन अल्टीमेटली आवाम की जेबों पर जो है वो बहुत बड़ा असर पड़ा है। और सिंध हुकूमत ने, मैं आज भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि 17-18 हज़ार से उन्होंने 25,000 कर दिए। वफाकी हुकूमत ने 20,000 मिनिमम पे कर दी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये 25,000 भी नाकाफ़ी हैं। बिल्कुल। 17-18 हज़ार की अब कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। 36-40 हज़ार पे हमारा जो है वो आ गया है, और आप 25,000 देकर कोई, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिलता। होना ये चाहिए था कि ऊँट जब के मुंह में जीरा। जब बिल्कुल ऐसे ही है। ऊपर जो है वो आपको अनएक्सपेक्टेड रेवेन्यूज़ मिल रहे हैं, अच्छी आपने ग्रोथ की है, तो फिर नीचे के एम्प्लॉयज़ को भी जो है वो अच्छी तनख्वाहें दी जानी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दी गई। इसका रिजल्टेंट फैक्टर आपने देख लिया कि हर तरफ जो है वो महंगाई की सदा है, और एक फेलियर अगर इस करंट गवर्नमेंट का लिया जाता है तो ये लिया जाता है कि आपने महंगाई पर काबू नहीं पाया, और आम आदमी जो है उससे बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस पर आज भी नज़रसानी की ज़रूरत है। आपकी बिजली के नोट जो हैं वो डबल हो गए हैं, आपके गैस के प्राइसेस डबल हो गई हैं, आपके पानी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, आपके फ्यूल के प्राइसेस जो हैं वो डबल हो गए हैं। तो फिर मुझे ये बताएं कि इसका रिजल्टेंट फैक्टर जो है वो आपकी बाकी सारी ज़िंदगी पे भी आता है। स्कूल के बच्चों की फ़ीसें डबल हो रही हैं, बाकी जितने भी हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत महंगी हो गई है, आपकी गाड़ियाँ जो हैं वो डबल हो गई हैं, उनकी कॉस्ट डबल हो गई है। तो डिवैल्यूएशन का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। ये सारे इफेक्ट मिलकर एक महंगाई का इज़्ज़ाम आ गया है, जो मैं समझता हूँ कि आम आदमी की सर्वाइवल जो है वो किसी सूरत में भी अब मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक चीज मैं आपको बताऊं, चीनी जो है, चीनी की प्रोडक्शन पंजाब में सारे सियासी लोगों के पास है, फैक्ट्रियां उनकी जहांगीर तरीन की है, चौधरी शुजात वालों की है, नवाज शरीफ वालों की है, यही लोग हैं जिनकी सारी फैक्ट्रियां हैं। और सिंध में भी एक पॉलिटिकल खानदान है, उनकी 17-18 जो है पूरी शुगर मिले आपने हैं। सबके नाम ले लिया, सिंध में कौन सा ऐसा खानदान है? हैं, एक ही है, सारी उनके पास है, अच्छा। आसम जरदारी साहब के पास है। सही। लेकिन बात यह है कि ये सारी शुगर मिलें पूरे मुल्क में बैंक के कर्जे से बनी हुई हैं। इन लोगों के सिर्फ प्लॉट थे, सारा बैंक का वो लगा के पैसा है। मेरा एक ही मशवरा इमरान खान से साहब से है कि जहाँ इतने बहुत काम किए हैं, एक ऑर्डर करके ये सारी शुगर मिले नेशनलाइज कर लें, और फिर वो चीनी गवर्नमेंट खुद बेचे। सही। इनको नेशनलाइज, इनका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि बैंकों के कर्जे से बनी हुई है, और कर्जा जो है वो वैसे ही देना है इन्होंने वापस। तो ये सिर्फ अपना कर्जा यूज करके ब्लैक कर रहे हैं चीनी। ठीक है। बहुत आसान हल है। ये शौकत तरीन साहब अगर सुन रहे हैं तो फौरी तौर पे आज इसका मशवरा बना के समरी बनाएं, और सारे शुगर मिलों को नेशनलाइज करने की समरी आज ही बना दें। ठीक है। देखें, चीनी सस्ती होगी, हर चीज सस्ती हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। एक चीनी, चीज का आटा, इम्पैक्ट, वो कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। चीनी अगर 75 रुपए से आ जाएगी 50 रुपए पे, तो आप फिर देखेंगे फौरी तौर पे आटा भी नीचे आ जाएगा। अच्छा अहमद साहब, मतलब आप दोनों से सवाल है ये, बाकी और अगर हम सूबों की बात करते हैं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब महंगाई नहीं है जितना सिर्फ सिंध के साथ ये दुश्मनी की जा रही है। सिंध में तो बहुत ही ज़्यादा है। कल हमारे पास एमपी आए हुए थे, पीछे आए अदील अहमद खान साहब जो हैं। हमारे यहाँ नोट बहुत है ना। तो वो ये कहते हैं कि अगर 110 का है तो यहाँ पे 160 की वो चीज़ मिल रही है, मतलब इतना डिफरेंस है। अगर हम केपीके और पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से और सिंध का अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो ज़मीन और आसमान का आप फर्क है। सदर और डिफेंस के प्राइसेस देख लें चीज़ों के। जो चीज़ सदर में 60 रुपए में मिलती है वो डिफेंस में 100 रुपए की मिलती है। बिल्कुल। ये यहाँ पर तो डिस्ट्रिक्ट का ख्वाजा ही फर्क आ साहब जाता की है। बात, डिस्ट्रिक्ट का फर्क पड़ ख्वाजा जाता है। साहब की बात बिल्कुल ठीक है, वो समंदर के इस पार समंदर के उस पार वाली बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे मुल्क में जो है वो सस्ती चीज़ें हैं और कराची में महंगी चीज़ें हैं। ये एरिया लोकेशन वाइज डिपेंड करता है, जो ख्वाजा एरिया साहब ने कौन बात सा की है, है। जिधर माल अगर ज़्यादा है। चीनी 160 रुपए है तो 160 रुपए के लगभग पूरे मुल्क में है। लेकिन हम बड़े सुपर स्टोर से लेके चले जाएं जहाँ एयर कंडीशन मॉल में आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी प्राइसेस की हुई हैं, और इसकी वजह से ये पैरिटी नज़र में आती है। तो यहाँ के जो MPs हैं या MNAs हैं उनसे कहें कि ये पैरिटी तो देखें, कि इलाके की पैरिटी देख लें। हम ये बात ना करें कि जी फला सूबे में सस्ता है हमारे सूबे में महंगा है, ऐसा नहीं है। वो ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स पे ही होता है।
2-5% का फ़र्क ज़रूर हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो एट द डोर स्टेप चीज़ें मिलती हैं वो हमेशा सस्ती होती हैं। आप कोई चीज़ फैक्ट्री के आउटलेट से ले लें तो वो शायद 10-20% सस्ती मिलती है, लेकिन वही चीज़ बाज़ार में 10-20% महंगी मिलती है। उसकी वजह ये होती है कि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है, वहाँ पर फैक्ट्री को हार्ड कैश वहीं मिल जाता है, और जो मार्जिन है वो फैक्ट्री के अपने स्टोर से जो है वो जो रिटेल और होलसेल का मार्जिन है वो भी वाइप आउट हो जाता है। तो यही वजह है। तो हमें ये देखना है कि जी कौन सी चीज़ प्रोडक्शन के डोर स्टेप पे मिल रही है और कौन सी चीज़ जो है वो दूर दराज जगह पे मिल रही है। तो ये फ़र्क जो है ये जानना ज़रूरी है। इस फ़र्क पे जो है वो हम कमेंट करेंगे कहाँ कोई चीज़ सस्ती है, कहाँ कोई चीज़ महंगी है। बिल्कुल। और अच्छा, पहले यूटिलिटी स्टोर्स भी हुआ करते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। वहाँ कुछ नहीं होता, यूटिलिटी स्टोर में खाली पड़ा होता है वो जितनी चीनी वहाँ से आती है वो रातों रात मिठाई की दुकान वालों को दे देते हैं। एक ज़माना था फैज साहब, आप भी इस बात आवाम जब जाते हैं वो कहते हैं चीनी नहीं है, फैज साहब आप भी वहाँ इस बात सिर्फ एक को थके हुए साबुन पड़े होते हैं और दालें वो वाली जो कोई पकाता ही नहीं है। फैज साहब उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है वो ये है कि एक ज़माने में पाकिस्तान में राशन सिस्टम चलता था। हाँ, आटा राशन राशन स्टोर से और कार्ड पे मिलता था, और 18 रुपए किलो, 16 रुपए हाँ, किलो। हाँ। और ये इंश्योर की जाती थी कि ये मिठाई वालों को ना जाए और ये कंज्यूमर को जाए, और कंज्यूमर को जो है वो चीज़ सस्ती मिलती थी। और उसमें ये भी डिपेंड करता था कि आपके घर के फ़र्द कितने हैं, उस हिसाब से आपको जो है वो राशन का एलोकेशन मिलता था। 7 आदमी 8 आदमी। तो ये मैं समझता हूँ एक ऐसा निज़ाम था जिसपे सारे खुश थे, आम कंज्यूमर खुश था, और आम कंज्यूमर को महंगाई का असर नहीं आता था। गवर्नमेंट सब्सिडी भी कर देती थी उन राशन स्टोर्स पे। हम जो बेकरी वाले हैं, हम जो मिठाई की दुकान वाले हैं, जहाँ 60% से ज़्यादा चीनी शायद इस्तेमाल होती है, उनको सब्सिडी नहीं दे सकते। हमें सब्सिडी देनी है हमारे आम आदमी को कि उसको दूध सस्ता मिले, उसको चीनी सस्ती मिले, उसको आटा सस्ता मिले, उसको ज़रूरियात ज़िंदगी की और बाकी चीज़ें जिसमें दालें और शामिल हैं वो सब सस्ती मिले। 4 रुपए किलो मिलती है चीनी। तो ये सारा वो निज़ाम था कि जो निज़ाम तारीख़ में मौजूद है, मैंने भी उसको स्टडी किया हुआ है। आज हम उस निज़ाम को क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते? आज हम इसकी क्यों बातें करते हैं कि जी हम जो है वो लंगर खाने खोल दें? लंगर खाने खोलने से बेहतर है कि हम लोगों को काम पर लगाएं, हम लोगों को जो है वो फैक्ट्रीज़ पे लगाएं, इंडस्ट्रीज़ पे लगाएं, हम लोगों को हुनर सिखाएं, ताकि लोग जो है वो खुद कफ़ील हो जाए, खुद कमाना सीख लें और उनकी अपनी ज़ाती अना जो है वो मजरूह ना हो। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इन लंगर खानों में खाना नहीं खा सकते। मतलब ये तो कोई हल नहीं है ना, आप लंगर नहीं, खाने लंगर खोल के खाना और तो कोई हो तो आप लोगों को भिखारी बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे चाइनीज कहते हैं, उनको मतलब चाइनीज एक होता कहता है, मतलब कहावत है कि आप एक बंदे को जो है सारी जिंदगी बिठा के खिलाते हैं वो काहिल हो जाता है। चाइनीज वाले कहते हैं कि आई विल नॉट गिव यू फिश, आई विल टीच यू हाउ टू कैच द फिश। बिल्कुल, कि अपनी मछली खुद पकड़ो। बिल्कुल ऐसी। और यहाँ पर तो आवाम को मतलब ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि आप बैठ के बस खाएं, हम लंगर खाने खोल के दे रहे हैं, खिला रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज अब उस बात पर बननी चाहिए कि जी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, लोगों को काम पर लगाया जाए, बजाय इसके कि लोगों को बिठा के खिलाया जाए। और भीख का कंसेप्ट जो है, लंगर खानों का कंसेप्ट जो है वो ख़त्म होना चाहिए, और कंसेप्ट ये आना चाहिए कि लोग जो है वो कारोबार कर सकें, कमा सकें और अपनी फैमिली को बाइज्जत तरीके से फीड करा सकें। लेकिन सर यहाँ पे तो मतलब मास्टर्स और ग्रेजुएशन की डिग्रीज लिए लड़के घूम रहे हैं यहाँ पे, तो उनको नौकरियाँ नहीं दी जा रही हैं। जो रोजगार जिनका था उनका भी रोजगार, वो बेरोजगार हो चुके हैं। वही अनएम्प्लॉयमेंट की बात है। जो लाखों नौकरियों के वादे थे वो कहाँ हैं? जो 1 करोड़ सर और 50 लाख घर, 50 लाख घरों का प्रॉमिस है वो कहाँ है? ये बहुत सारी चीजें हैं जो आवाम सवाल करती कितने हैं। ख्वाब दिखाए गए थे, तब्दीली आएगी, मतलब ऐसी तब्दीली आई है कि आवाम सर पीट रही है, खुद रही हैं और पुल उड़ाए जा रहे हैं लॉन्ग मार्च रोकने के लिए। तो ये है वो। मैं समझता हूँ चलें इस पे थोड़ा सा ये कमेंट करते हैं कि ये अच्छी बात है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी इस एजिटेशन को ज्वाइन नहीं किया, वरना शायद हालात हमारे और ज़्यादा ख़राब होते। तो आज ये वक्त है कि हम अपनी स्टेबिलिटी को लेकर आ जाएं। पीटीआई एक बाहरी मैंडेट के साथ आई है, इनका फ़र्ज़ बनता है कि जी आवाम का जो है वो ख्याल करें, आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो देने की बात करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह से कल पीपल्स पार्टी में प्रोटेस्ट किया महंगाई के खिलाफ, और दीगर जमातें प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारी हुकूमत को। अमली इक़दामात देने चाहिए ना, सिर्फ प्रोटेस्ट करने से महंगाई कम नहीं होगी।
ये बात आपकी बिल्कुल सही है ख्वाजा साहब। थोड़ा सा इसमें ये भी हो जाता है कि एक अवेयरनेस पैदा हो जाती है, लोगों को मालूम हो जाता है, लोगों का गम व गुस्सा जो है वो जिस बात पर वो एहतजाज कर रहे हैं वो काम बाला तक पहुंचता है, और ये गम व गुस्सा पहुंचना ज़रूर लाजमी है ताकि गवर्नमेंट का भी रिएक्शन आए और गवर्नमेंट इस सिलसिले में अमली कदम जो है वो उठाए। ठीक है जी। अहमद शनाया साहब, आप एक्स CPLC के चीफ भी रह चुके हैं। कराची में जब गाड़ियाँ चोरी होती हैं और मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी की FIR दर्ज नहीं कराते, तो इससे कितना नुकसान है एक आम शहरी को? इस हवाले से भी हमारे देखिए, इसमें दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि 100% जो गाड़ियाँ चोरी होती हैं या छीनी जाती हैं या गायब हो जाती हैं उनकी रिपोर्टिंग ज़रूर होती है। लोग ये इंतज़ार करते हैं और थाने वाले भी इंतज़ार करते हैं कि एक आध दिन में गाड़ी मिल जाए तो हम इनको वैसे ही हैंड ओवर कर दें। अगर FIR काटते हैं तो फिर एक कोर्ट का प्रोसीजर होता है, कोर्ट की NOC ली जाती है, फिर कोर्ट का ये होता है कि फला इतने साल तक आप गाड़ी बेच नहीं सकते, इसको वो नहीं कर सकते, इसका रंग तब्दील नहीं करा सकते, नामे पे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आवाम को ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। मैं तो ये समझता हूँ कि इसका भी कोई सिस्टम जो है वो नादरा से लिंकअप कर देना चाहिए ताकि लोग जो हैं वो गाड़ियाँ बेच भी सकें, गाड़ियाँ जो हैं वो दूसरी ख़रीद भी सकें। अमूमन इस किस्म की गाड़ियाँ जो हैं वो कम दामों में बिकती हैं, आवाम का नुकसान भी होता है और फिर एक कोर्ट की जद्दोजहद भी होती है कि जी कोर्ट में जाएं, केस करें, कोर्ट से NOC लें, इसके बाद NOC लेकर दोबारा ACLC के पास जाएं, उस NOC को सबमिट कराएं और उस पर गाड़ी का रिलीज़ ऑर्डर लें। ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, पैसे भी इसमें खर्च होते हैं। इसका कोई एक मरबूत निज़ाम लाना चाहिए कि सारा गाड़ियों का रिकॉर्ड जो है ऑटोमाइज्ड है, डिजिटलाइज्ड है, उसके ऊपर से जो है वो उसका रिएक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है जी। ख्वाजा नवीस साहब, एक आम शहरी की कानून में क्या हैसियत है? आम शहरी कानून में तो वो वोटर है। हाँ। वो जो कहता है ना, नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो। ठीक है। तो सारा कानून बनता है आम शहरी के लिए। मतलब ऐसी कौन सी बुनियादी उनके राइट्स हैं जो आवाम इस्तेमाल नहीं कर रही है? आर्टिकल 1 से लेके 25 तक बुनियादी हकूक दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। उसमें ज़िंदा रहने का हक है, हर आदमी को हक है कि वो ज़िंदा रहे, शादी करने का हक है, अपनी मर्ज़ी की शादी करे, और उसके बाद मकान किराए पे ले, जहाँ चाहे, जो कारोबार वो करना चाहे, जो प्रोफेशन इख्तियार करना चाहे, नाई बनना चाहे तो नाई बन जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फोर्स करें कि तुम डॉक्टर बनो, वो नाई बन जाए, जो वो चाहे उसको बनना चाहिए। तो हर आदमी को अपनी मर्ज़ी का पेशा इख्तियार करने का आज़ादी है, शादी की आज़ादी है। अगर आक़िल है, बालिग है, अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकता है, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि भाई तुम इससे शादी नहीं करो, इससे शादी करो। जहाँ उसका दिल होगा वहीं करेगा। ठीक है, ये था आज हमारे आप नाज़रीन की पसंदीदा गुफ्तगू कर रहे हैं। अपनी मर्जी की शादी। अपनी मर्जी की शादी। ठीक है जी। अच्छा अहमद साहब, माशाल्लाह आपके हम जब जवान थे तो उस जमाने में शेर होता था कि तुझ में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो, वही कर लो शादी। सही बात है। आज भी सही है, हम बूढ़े हो गए हैं मगर वो सही है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा अहमद साहब, माशाल्लाह आपने अपने जब आप चीफ थे ACLC के, उस पर माशाल्लाह आपकी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी रही है। काफ़ी चोरी हुई गाड़ियाँ जो हैं वो आपने रिकवर भी करवाई है माशाल्लाह। एक अच्छा आपने अपने डिपार्टमेंट को में आपका एक नाम था। अच्छा, जिस तरह से जो चोरी हुई गाड़ियाँ होती हैं वो मतलब ये जो माफियाज हैं, इनके ख़िलाफ़ आज भी माफिया सरगर्म में आए रोज़ इस तरह के माफियाज जो हैं कभी पकड़े जाते हैं, लेकिन उस तरह से आज भी जो है इनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। माफियाज के ख़िलाफ़ मतलब एक ग्रैंड ऑपरेशन क्यों नहीं किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से? देखिए, हमने हमेशा इस बात को जो है वो इस पर जोर दिया है कि तमाम गाड़ियों का एक नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर सिंध ने अपना डेटाबेस बनाया हुआ है तो पंजाब का भी होना चाहिए, पंजाब का भी बना हुआ है मुझे पता है, बलूचिस्तान का भी होना चाहिए और KPK का भी होना चाहिए। लेकिन ये तमाम डेटाज जो हैं वो आजकल बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो इंटीग्रेट हों, और अगर गाड़ी कराची में चोरी हुई है और वो पेशावर में चल रही है तो पेशावर की पुलिस के पास और अपने मोबाइल फ़ोन पे ऐप होनी चाहिए कि वो गाड़ी चेक कर ले कि ये गाड़ी चोरी की है या उसकी है। अनफॉर्चुनेटली ये बात नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में कराची की छिनी हुई गाड़ियाँ जो हैं वो धड़ल्ले से चल रही होती हैं, कोई इसका पूछने वाला नहीं होता और स्कॉट फ्री हो जाता है।
लोगों की यहाँ लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ जो हैं, अरबों रुपए की गाड़ियाँ अगर इन टोटल करें तो वो जो है वो पूरे पाकिस्तान में फिर रही होती हैं, उनके पैसे ज़ाया हो रहे होते हैं और दूसरे इसका बेनिफिट उठा रहे होते हैं। तो अब ये प्रैक्टिस बंद होने के लिए ये डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है। इस डिजिटलाइजेशन से लोगों को इस अज़ाब से निजात भी मिलेगी और मैं समझता हूँ कि एक बेहतर मैनेजमेंट हो सकेगी। गाड़ियों की चोरी की या छीनने की जो वारदातें हैं उसकी हौसला शिकनी होगी। आज भी कराची में जो एवरेज है गाड़ियों की छीनने का वो बदस्तूर कायम है। दो तरीक़ों से ये गाड़ियाँ होती हैं, या तो ये आप कंट्री चली जाती हैं, वहाँ चल रही होती हैं, बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाकों में चल रही होती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, या तीसरा इसका सबसे बड़ा मसरफ यह है कि कराची की शीर्षा मार्केट या दूसरे मुल्क, दूसरे सूबों के जो शीर्षा मार्केटें बनी हैं वो रातों रात जो हैं वो गाड़ियां जो हैं वो खुल जाती हैं और इनके पुर्जे जो हैं वो दूसरी गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, डिसमेंटल कर देते हैं। ये इसका स्टीयरिंग बेच देते हैं, उधर स्टीयरिंग मिल जाता है, हर चीज़ मिल जाती है। बिलखुसूस एक आध मैन्युफैक्चरर हमारे यहाँ ऐसे हैं जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो लोग टाइम लिमिट के साथ 2 घंटे में पूरी डिसमेंटल कर देते हैं। तो ये क्यों कर मुमकिन है, इन लोगों के पास भी जो हमारे बाहर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी इस बात पर मैं समझता हूँ पाबंद किया जाना चाहिए कि उनकी गाड़ियों की वह में कार्ड्स ऐसे लगे हुए हों कि गाड़ियाँ जो हैं वो खुल ना पाएँ, और अगर खुल पाएँ तो बग़ैर उस प्रॉपर कार्ड ऑथराइजेशन के वो पार्ट्स किसी और में ना लग सके। तो ये जब तक हम इस किस्म के इक़दाम नहीं लेंगे, अपने कानूनी नुक्तों को जो है वो बेहतर नहीं करेंगे, हम इस सूरत हाल का हमेशा सामना करते रहेंगे, क्योंकि ये एक बिज़नेस है, एक कारोबार है। ये घिनौने कारोबार में बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं, उसमें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग भी हैं, जो कि हर डिपार्टमेंट में काली भेड़ें होती हैं। अब उनका मसरफ सिर्फ एक ही होता है कि जी अपने वक्त में पैसे बनाते जाएं और लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते जाएं। हमें चाहिए कि अब हमारे कानूनदान जो हैं वो उस पर कानून बनाएं, उन चीज़ों की रोकथाम के लिए इक़दाम करें और मामलात को बेहतर अंदाज़े से चलाएँ कि इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएँ। टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है और अगर हम इसको फ़ायदा उठाने को तैयार नहीं है तो फिर हम फिर दोबारा बैठकर यही बहस करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। जिस तरह कंप्यूटर और मोबाइल का पासवर्ड होता है ना, अगर इस तरह से गाड़ियों का भी एक पासवर्ड इजाद कर रहे हैं, बंदा बैठते ही पहले अपनी गाड़ी में पासवर्ड डाले। या किस तरह की चिप हो जो गाड़ियों में पहले ज़माने में जब गाड़ियाँ छीन रही थी तो चोर सूच का रिवाज हुआ था। वो फिर डाकू बंदे को भी साथ ही ले जाते थे, कहते थे चोर सूच बताओ किधर है। इसमें भी यही होगा कि जी बिठाएंगे, जी पासवर्ड दें, लेकिन इसके भी बहुत सारे रास्ते हैं कि आपकी गाड़ी चोरी हो पता चल जाए। अब इसमें ज़ाहिर एक ट्रैकर सिस्टम भी आया, बिल्कुल ट्रैकर का है, और लेकिन वो भी फेल हो चुका है मेरे ख्याल से ग्रुप और माफियाज के आगे। महंगा काफ़ी है तो मोस्ट ऑफ द देखिए इसमें वो ट्रैकर वालों की खिदमत हासिल नहीं करते कि उसका मंथली कुछ देना पड़ता है, पता नहीं 2-2.5 हज़ार रुपया। ये ट्रैकर जब आया एक मखसूस ग्रुप को जो है वो बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाया गया, मैं तो आज भी उससे कहता हूँ, और फिर इसमें जो है वो उनको हर किस्म की फैसिलिटेशन दी गई, आज भी दी जा रही है, और उस ग्रुप को जो है वो पैसा कमाने के मौके फराहम किए गए। टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी मौजूद है और एट नो कॉस्ट मौजूद है, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है इन टेक्नोलॉजी इन कंपनीज़ की कि जो आवाम को बुरी तरह लूट रही हैं। ये सिस्टम पुलिस में भी आ सकता है, पुलिस इसको ज़ाहिर है अवामी खिदमतगार हैं, पुलिस उसकी तनख्वाह लेते हैं, तो ये नई इनोवेशंस के साथ आएँ और पब्लिक को एक रिलीफ दें कि हम इन ट्रैकर कंपनियों के रहमो करम पर ना हो कि उनके जो है वो अपना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पब्लिक के कॉस्ट पे, पब्लिक के एक्सपेंस पे। ये काम स्टेट का है कि स्टेट अगर आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, आपकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, तो फिर इसमें प्राइवेट इदारे आकर अपना रेवेन्यू जनरेट करें और आपको आपकी गाड़ी की हिफाजत करें। मैं समझता हूँ ये जायज़ नहीं है। स्टेट को जो है वो प्रोटेक्शन देनी चाहिए, स्टेट को इसके इंतजामात करने चाहिए, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हम स्टेट को टैक्स दे रहे हैं। गाड़ी चाहे फाइलर ले नॉन फाइलर ले टैक्स देता है, नॉन फाइलर तो डबल टैक्स देता है। तो अब जब टैक्सेस जा रहे हैं तो फिर क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसकी गाड़ी की या उसकी जानो माल की हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी ले? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
ऐसे ही। अच्छा, अभी आपने ट्रैकर का भी जिक्र किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ माफियाज इतने मतलब स्ट्रांग हो चुके हैं जी, ट्रैकर को भी उन्होंने उसका भी निज़ाम फेल कर दिया, वो ट्रैकर को भी देखिए, मतलब अगर ट्रैकर का निज़ाम फेल किया है तो ट्रैकर की कंपनी की जिम्मेदारी बिल्कुल। बनती है कि उसने इतने पता नहीं पैसे वो जब कौन लिए सी हुए हैं, वायरिंग होती है, वो एक वायर होता है वो निकाल के बिल्कुल, और तो वो उसकी गाड़ियां ले जाते हैं, पूरी तो जिम्मेदारी इतने ट्रैकर एक्सपर्ट कंपनी हैं। की बनती है। हुकूमत को चाहिए कि इस ट्रैकर कंपनी ने पैसे लिए हैं तो उससे गाड़ी वापस दिलवाए, कि आपने जिम्मेदारी ली थी। अगर आपका सिस्टम फेल हुआ है तो जिम्मेदारी जबकि फिर इतने आपकी अच्छे है। जीपीआरएस ट्रैकर और पता नहीं कौन कौन से अभी तो काफ़ी एडवांस ट्रैकर्स आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने एक्सपर्ट हैं, मतलब उनके आगे हमारे कानून सब चीज़ें फेल हो चुकी हैं। ये तो है। खैर, जिस तरह से अभी अहमद शनाया साहब ने बात की कि कानून दान को चाहिए कि इसके ऊपर जो है कानून बनाए, तो आप क्या समझते हैं ऐसा कौन सा कानून बेशुमार बने हुए हैं, कानून जो है किताबों में लिखे हुए हैं, किताबें शेल्फ पे पड़ी हैं, शेल्फ में मिट्टी पड़ रही है किताबों के ऊपर, कोई फिर ऐसे खोल के शेल्फ ना में मिट्टी पढ़ता का है, क्या कोई फायदा कानून का? इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कानून पे अमल दरामद नहीं है। इतने कानून है कि आप सांस लें तो इसका भी कानून है, लेकिन बात यह है कि वो अमल दरामद नहीं है। ये तो यही तो मसला देखिए, है। इसमें जाहिर है एक जिन्होंने अमल दरामद करवाना होता है एडवोकेसी वो करनी कहते है। हैं कि हमारा महीना बांध दें, हम आएंगे ही अच्छा। नहीं। सही जी अहमद साहब। देखिए, फ़ायद साहब की बात बिल्कुल ठीक है। पूरे निज़ाम को जो है वो इस्लाह करने की ज़रूरत है, और लोगों को इस पब्लिक का सोचना चाहिए, इस हुकूमत को जो है वो हमारे लोगों का ख्याल करना चाहिए। और हमारे लोग जो हैं वो अवाम हैं, अवाम पूरा टैक्स अगर दे रहे हैं, आपका रेवेन्यू जनरेशन जो है वो हर साल बढ़ रहा है, तो फिर अगर अवाम का ख्याल नहीं किया जा रहा, उस ज़िली सतह पर या लोकल बॉडीज़ की सतह पर भी जो है वो काम नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूँ कि फिर हुकूमत का टैक्स का जो ज़्यादा मुतालबा है वो भी नाजायज़ है। और हम इस मुल्क की फ़लाह के लिए काम करें, कानून पर अमल दरामद करने की बात करें। हम शायद जुडिशरी को हमेशा मवाद इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन जुडिशरी अगर अपना काम कर रही है तो बाकी लोग कहाँ अपना काम कर रहे हैं? जो केसेस बनते हैं उसकी जो पैरवी है, जो गवर्नमेंट साइड से होती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो सज़ा भी नहीं मिल पाती। आज तक किसी कार लिफ्टर को सही मानों में सज़ा नहीं मिली, किसी जेब काटने वाले को सज़ा सही मानों में नहीं मिली, किसी स्ट्रीट क्राइम करने वाले को सज़ा नहीं मिली, मोबाइल छीनने वालों को सज़ा नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि उनकी ना आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, ना उनका अता पता चल सकता है। पुलिस खारापुरी पूरी करने के लिए 2-4 लोगों को गिरफ़्तार कर लेती है, सारे इल्ज़ाम उन पर डाल देती है, एक पे 2-2 हज़ार मोबाइल डाल दिए जाते हैं, विटनेस कोई नहीं सामने आता, और कोर्ट अपना मैं समझता हूँ हक पूरा अदा करती है कि कानून का तकाजा ये है कि जब तक गवाही ना हो, और जो गलत इल्ज़ाम भी आ सकता है, पुलिस भी झूठा इल्ज़ाम लगा सकती है, तो कोर्ट जो है वो अपना फ़ैसला खुद करती है। और कोर्ट अगर अपना फ़ैसला खुद कर रही है तो फिर हम कोर्ट पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि शायद कोर्ट ने ये काम गलत किया, मगर मैं समझता हूँ कि उन्होंने सारे उसूलों को, ज़ाब्तों को सामने रख कर फ़ैसले किए। और हमारे पास से जो इस्तग़ासा का वकील है, उसने अगर पूरे अपना फ़राइज़ पूरे सरअंजाम नहीं दिए और उस चोर को सज़ा नहीं होती, तो फिर ज़ाहिर है वो दोबारा भी इस क्राइम पर आता है, दोबारा क्राइम्स होते हैं, और क्राइम की सतह कम नहीं होती, लोग जो हैं वो सफ़र करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी ख्वाजा साहब। जी जी, आपने गुफ्तगू सुनी है? जी जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि सज़ाएं तो क्या होती हैं कि ये जो बड़े प्रोफेशनल होते हैं, तो ये जाते ही क्या करते हैं कि चोरी का जो कानून है इसमें सज़ा है 3 साल की। ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि बाकायदा से वो जाते ही प्लीड गिल्टी करते हैं। अब अदालत जो है जो वॉलंटरली जाके जब प्लीड गिल्टी करते हैं, अपनी कहानी बनाते हैं, तो वो लेसर पनिशमेंट देते हैं। वो भी कहते हैं चलो हमारा डिस्पोजल हो रहा है, 1 साल सज़ा देते हैं। ये 1 साल की सज़ा जो है 8 महीने में ये बाहर आ जाते हैं और अंदर अपना बिस्तर छोड़ कर आते हैं और अपनी जगह खाली नहीं करते, क्या बता के आते हैं 2 आदमियों को, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। अच्छा। बोले मेरी जगह किसी को देना नहीं। हाँ, वो पगड़ी की जगह होती है। बड़े मजे की बात कर जी 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 जी, तो वो करा मैं जल्दी आ रहा हूँ। मतलब ये आदी होते हैं इन सारी चीजों जी, के, वो है फिर ना? दोबारा उनको पता है फिर पकड़े जाएंगे, फिर अंदर तो उन्होंने आते ही यही काम शुरू कर देना है। पकड़ने की जगह होती है। हाँ, बल्कि वो वापस ठीक है। जब आते हैं तो रास्ते से एक आध कार चोरी करते हुए घर में
कार पे ही आते हैं। तो अच्छा वो उनके बच्चों को यही बताते हैं कि अब्बू दुबई गए हुए थे। अच्छा अच्छा ऐसे ही। दुबई से अच्छा ख्वाजा साहब, आए रोज जो है मतलब कभी कोई इमारत गैर कानूनी निकलती है, कभी कोई इमारत निकलती है गैर कानूनी, मतलब इनको लीज इमारतों का कौन, तो हद हो गई है। ये इनको जो लीज मजदूरियां कौन दे देते रहे हैं, इनके खिलाफ कौन ऐसे लोग हैं जो मतलब लोगों के एतमाद जीत के, आजकल तो सब ये मुतालबे कर रहे हैं पार्टियों वाले कि जब जैसे से नस्ला टावर आपके सामने, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने इनको सैंक्शन दी, जिन्होंने इजाजतें दी, जिन्होंने एनओसी दिए, इन सबको अंदर करना चाहिए। उन बेचारे बंदों का क्या कसूर है जिन्होंने सही पैसे बात दे है। के बुक किया है। बिल्कुल। आप सिर्फ ये देखो चौधरी खलीकू जमान रोड, वो हालांकि कंटोनमेंट के इलाके में आती है, 500-500 गज के प्लॉट पे 15-15 मंजिला बिल्डिंगें बन रही हैं, और आप वहाँ से गुजरने लगता है जैसे आप मैनहट्टन में आ गए हैं, समझे ना। इतनी बिल्डिंग बन गई है और कोई भी 15-20 मंजिल से कम नहीं है। कौन उनको इजाजत दे रहा है, कौन पूछने वाला ही नहीं है। ना सीवरेज लाइनें हैं, यही ना तो कुछ मेरा भी है। सवाल है, कौन 400 गज का, हालांकि उधर साथ ही अस्करी 4 बना हुआ है, क्या अस्करी 2 है कि 1 है? जी। अस्करी 1 है। उनके फौजियों के अपने अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन उस पूरी रोड के ऊपर इतनी बिल्डिंगें बन गई हैं और अभी बनती जा रही हैं, रोज अभी कितनी और बन रही हैं। उनके ऊपर वो ग्रीन कलर के कपड़ा चढ़ा हुआ है। और देखिए रोज जो बनती जा ये रही जो हैं। नाजायज तमीरात हो रही और हैं, कौन इजाजत दे रहा है उसकी पता नहीं है। इसकी- चीफ जस्टिस ने वो देखी नहीं अभी तक। चीफ खलीक हाँ, हाँ। चौधरी इसकी खलीक इजाजत जमान भी रोड से किसी दिन बाकायदा दी जा गुजरे, रही वो है। सारी रोड गिराने के लायक है। हम्म, एक नेस्ला टावर नहीं, वो पूरी रोड गिराने वाली है। जी 400 गज के मकान पे 25 मंजिला बिल्डिंगें बनी हुई हैं। और इसमें अल्टीमेटली सफरर तो वो हैं कि जिन्होंने बुक किए हैं। हैं। अच्छा, उन्हें ये तो नहीं पता होता बुक करते वक्त कि ये गैर कानूनी बनी हुई है। बिल्कुल। इसका तो बाकायदा इजाज़तनामा SBCA से अखबारों में छपा होता है, उसकी प्राइस छपी हुई होती है, और उस नहीं, इजाज़तनामे चौधरी खलीक जमान रोड तो कैंटोनमेंट में आती जी है। वो कैंटोनमेंट में आता है। मैं वैसे ही कैंटोनमेंट उन्होंने भी के दे दी अलावा- इजाजत। ये पूरे कराची नहीं नहीं, की इधर बात तो करें। कराची को तो मंसूर काका दे रहे थे ना, चीफ मिनिस्टर हाउस के बिल्कुल सामने 30 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो गई है, 50 मंजिला। 50 मंजिला। उसमें अगर आप ऊपर से देखें तो चीफ मिनिस्टर को आप कपड़े बदलते हुए देख सकते हैं घर में। अच्छा हाँ, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं। हाँ, पूरा चीफ मिनिस्टर आप उसके आगे नंगा हो गया उस बिल्डिंग के आगे। अच्छा जी जी। जी हमें साहब, तो देखिए ये सारी परमिशंस जब मिल जाती हैं और अवाम इन परमिशंस को देखकर बुकिंग करती है, तो फिर मुझे ये बताएं वो कि फी अवाम का फ्लोर क्या, पैसे लेते हैं। अवाम का क्या कसूर है इसमें। और लेकिन अहमद साहब मुझे सुप्रीम लगता है कोर्ट अवाम ने का भी थोड़ा कसूर है। देखिए, उनको मैं आपको अगर सारी बताऊं, जिंदगी वो जमा पूंजी लगा रहे हैं तो इसके पीछे उनको पूरी मतलब तहकीकात करनी चाहिए बिल्कुल ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तहकीकात करने से मुराद यही है कि आप SBCA की ओरिजिनल परमिशन देखेंगे ना, वो ओरिजिनल परमिशन मौजूद है, उस पर वो बुकिंग हो रही है। कोर्ट ने अपना डिसीजन बिल्कुल सही लिया। हम कोर्ट के डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं करते कि जी गैर कानूनी है, टूटेगी। लेकिन साथ साथ हमारी ये प्ली है, हमारी ये दरख्वास्त है कि जी हम आपके फैसलों का पूरा एहतराम करते हैं, मगर आप मुझे सिर्फ ये भी वजाहत कर दें कि कौम जिसने SBCA की परमिशन देखकर बुकिंग की है, पैसे दिए हैं और वहाँ आकर रिहाइश पजीर हुआ है और अपनी कुल ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है उस पर खर्च की है, तो उसका अजाला कैसे होगा। उसने बुकिंग की है कल के रेट पर, आज का रेट जो है वो उससे दुगना हो गया है, तो उसको इक्विवेलेंट कहाँ जगह मिलेगी। तो मुझे ये बताएं कि जब SBCA ने गैर कानूनी जगह पर परमिशन दी, सिंधी मुस्लिम ने परमिशन दी, तमाम लोकल इंतज़ामिया ने परमिशन दी, 17 किस्म की मुख्तलिफ NOCs इशू होती हैं जिसमें ट्रैफिक की भी होती है, एनवायरमेंटल भी होती है, और भी बहुत सारे इशूज़ होते हैं। उन सब की परमिशन के बाद वो जब बिल्डिंग बनती है फिर उसका कंप्लीशन प्लान भी SBCA देता है। काफी सारे डिपार्टमेंट जैसे वाटर और सीवरेज बिल्कुल। और बाकी दीगर के और इलेक्ट्रिक किसी civil defense डिपार्टमेंट वाले भी आ जाते हैं। हाँ, किसी डिपार्टमेंट ने वो कहते कोई हैं आपने आग बुझाने वाला आला कहाँ लगाया है? फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सही है, बात है। फला है, किसी डिपार्टमेंट ने NOC देते वक्त कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो फिर पब्लिक कहाँ जाएगी। हम पब्लिक को क्यों मवाद इल्जाम जाहिर है कराएंगे। आवाम के सामने तो वो सारी NOCs रख देता है और वो सारी उन NOCs के ऊपर ट्रस्ट करके वो अपनी सारी जिंदगी जमा पूंजी लगा देते हैं। तो ये एक इतना बड़ा मैं समझता हूँ फ्लॉ है कि जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि हम अपनी आवाम का ख्याल कर लें। अब इन्हीं केसों में जो आजकल कोर्टों में चल रहे हैं उसमें सिवाय अवाम के और सिवाय बिल्डर के कोई पेनलाइज नहीं हुआ। बिल्डर भी पेनलाइज नहीं हुआ, मैं तो कहता हूँ उसको तो पैसे मिल गए, लेकिन उसको जब रिफंड करने पड़ेंगे तो वो पेनलाइज ज़रूर होगा। लेकिन अवाम जो है वो कहाँ जाएगी, जो अलॉटीज़ हैं वो कहाँ जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जिन्होंने ये परमिशन अलाउ की, 17, 18, 19 लोग जो थे डिपार्टमेंट्स थे, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन सिंध गवर्नमेंट ने लिया, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन किसी भी एजेंसी ने लिया,
तो इसका मतलब ये कि वो ये हरकतें करते जाएं, आवाम को गलत जो है वो फीडबैक देते जाएं, गलत परमिशन देते जाएं, और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट जब अपना फैसला दे तो हम सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज़ करें। मैं समझता हूँ हमें आज सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए उन इदारों को कि जिन्होंने ये परमिशन अलाउ की, और ये इदारे सारे सिंध गवर्नमेंट के मातहत हैं। सिंध गवर्नमेंट को एक्शन लेकर इन इदारों में जो अकाउंटेबिलिटी है उसका अमल पूरा सबसे पहले तो इनको SBCA के खिलाफ करना चाहिए। जो इधर करप्ट अफसरान जो बैठे हैं वो काली भेड़े जो डिपार्टमेंट का भी नाम खराब कर रही हैं, काफ़ी भारी किस्म की रिश्वतें लेकर लोगों की ज़िंदगी, उनके सपनों के साथ खेल रहे हैं। सबसे पहले उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। फी फ्लोर फिक्स है रेट, आप जितने ऊपर माले डालने हैं उतने करोड़ देते जाएं। अच्छा, सही। तो मतलब इसमें आप वकला बरादरी भी अपना कुछ किरदार अदा करें ना, क्योंकि ज़ाहिर है कि डिपार्टमेंट जो है आप लोग इनके पर्सनल ऐसे केसेस को आप लोग देखा करें ना जी। जो कोर्ट में आ जाता है वो तो फंस जाता है, वो तो फिर जाता नहीं है। अब ये कि और कोर्ट के बाहर जो होता रहे वो होता रहे। हो रहा है। अच्छा ठीक है जी। जिस तरह से अभी नस्ला टावर और दीगर जो इलाके हैं उनके खिलाफ जिस तरह से हमारे चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, तो एक ये अच्छी बात है कि कराची में इस तरह की जो गैर कानूनी पार्किंग या दीगर और जो इमारतें बन रही हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेना। क्योंकि अगर हम लियाकताबाद की बात करें, गुलिस्तान जौहर या और दीगर इलाके, तो वहाँ पे भी इसी तरह की 40-40 गज पे जो है मतलब 4-4 5-5 इमारतें बन रही हैं, फ्लोर्स बन रहे हैं। तो ये वो गिरती है जिस दिन, उस दिन सारे महकमे अलर्ट हो जाते हैं, अखबार में बयान भी आता है। हाँ। और 10-20 आदमी मर जाते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन सारे उसके साथ वाले प्लॉट में फिर बननी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ख्वाजा साहब, अगर जिस तरह से कोई बिल्डर जो है अपनी उसको अपनी सेफ्टी के लिए अगर कोर्ट में जाता है, तो उसमें वकला बरादरी भी तो इन्हें सपोर्ट करती है ना। नहीं, वो तो जाहिर है अपना वकील करेगा तो उनको तो जाके यही बताते हैं। इलीगल के खिलाफ तो आप लोगों को भी आवाज नहीं उठानी चाहिए ना। के मुताबिक है, वहाँ तो ये लिख के लाते हैं। अच्छा, इलीगल के खिलाफ मैंने आवाज उठाई, मैंने कहा इलीगल के खिलाफ तो आप लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए ना। मतलब ये चीज तो गलत है, आप कई जानों की जिंदगियों के से खेल रहे हैं आप। अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई मसला हो जाए, अगर वो गिर जाए, से पहले कितने साल की वाकयात हुए हैं कि इमारतें गिर जाया करती हैं, तो उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना उनका मटीरियल चेक किया जाता है, ना उनका स्ट्रक्चर चेक किया जाता है कि मतलब कौन सी क्वालिटी का और क्या उनकी वर्किंग जब मैप होता है, वो सब चीज़ों के बगैर उनको इमारतें बना दी जाती है। और इस पर उनके पीछे जो उनके लीगल एडवाइजर्स जो होते हैं वो भी उनके साथ होते हैं। तो वो साथ ही होते हैं, वो तो जाहिर है। तो ये 40 गज की वो उसके ऊपर जब 10 मंजिला बनाते हैं, तो जब बन रही होती है तो कम से कम जो सुपरवाइजर लगे हुए हैं उन गलियों में, तो उनको चाहिए कि उसको रोक दें। ठीक है जी अहमद साहब। देखिए, बिल्कुल सही है, हमारे पास अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रोसेस नहीं है। सुपरवाइज़र जो इलाके का है वो फ़ी छत पैसे भी लेता है, मुकाम बाला तक भी पहुंचाता है, इल्लीगल तामीरात भी हो रही होती हैं, किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, किसी परमिशन का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। बाद में खाना पूरी के लिए सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं और फिर कोई हादसा होता है तो सारे डिपार्टमेंट जो है वो अलर्ट हो जाते हैं, सब जाग जाते हैं। हर कोई जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक दूसरे पर टालने की कोशिश करता है और हर आदमी अपनी परमिशन लेकर आ जाता है कि मेरी परमिशन मौजूद थी, ब्ला ब्ला ब्ला। इस किस्म की चीज़ें जो है वो हम रोज़ देख रहे होते हैं, रोज़ाना जो है वो हम इस पर बहस कर रहे होते हैं, हम इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होते हैं, हम कंडेम भी कर रहे होते हैं, लेकिन मसले का हल तलाश करने की बात नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे पर डाल रहे होते हैं। यहाँ हमारे यहाँ पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स इतनी जल्दी होती हैं कि पिछला जो है वो जो काम करके चला गया वो चला गया, अगला जो आता है वो कहता है मुझे तो पता नहीं है पीछे वाले ने क्या होगा, और वो वहाँ मौजूद ही नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे निज़ाम की ख़राबी हैं। हम अपने निज़ाम को सही करें, लोगों को रिलीफ पहुंचाने की बात करें। हुकूमत सही मायनों में माई बाप होती है आवाम की, तो हुकूमत अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरी तरह अदा करे। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी अहमद साहब आपसे, बढ़ती हुई महंगाई पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है, यहाँ बड़ा पोटेंशल है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिकल जो जोग्राफिकल हैसियत है वो आइडियल है किसी भी मुल्क के लिए। हम मौसम के हवाले से भी बात कर लें, हम
इंटरनेशनल पोर्ट के हवाले से बात कर लें, पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक लोकेशन के हवाले से बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी एक आइडियल लोकेशन की हैसियत से आती हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, यहाँ के हाकिम जो भी आते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, उसको आवाम के लिए काम करना पड़ेगा। और हमको जब तक हम इस मुल्क को तरक्की की राह पे लेके चलने की बात नहीं करेंगे और हम आपस में लड़ते रहेंगे, मसाइल का हल नहीं निकालेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के नॉन इश्यूज़ में पड़ जाएंगे, तो हमारा सिस्टम और हमारा निज़ाम जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगा। हमारे निज़ाम और सिस्टम को तरक्की करने के लिए तमाम अवामिल जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं और इसको हमें एक प्रोग्रेसिव व्यू के साथ चलना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो अगर तरक्की हम नहीं कर पाते बहुत ज़्यादा, तो भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी रेजिलेंट मौजूद है। आज तक 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, 77 साल हो गए, हमारी सर्वाइवल अपनी जगह पर मौजूद है, हम सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जहाँ हम एक आइडियल स्टेट की बात कर रहे हैं तो शायद वो आइडियल स्टेट नहीं बन पाती। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सलामती के लिए पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बहुत मजबूत आर्मी है, वो उसके लिए काम कर रही है। आज लोगों को चाहिए कि अपना हक भी अदा करें और इस निज़ाम को सही करें, इस मुल्क को सही माने में एक अच्छी स्टेट बना दें। जी ख्वाजा साहब, सेम जी बिल्कुल जी, मैं एग्री करता हूँ। बड़े अच्छी बातें की हैं इन्होंने, बड़ी पुरबख्श बातें की हैं माशाल्लाह, और अल्लाह करे इस पे अमल हो जाए। इंशाल्लाह। तो सब ने मिलजुल कर ही करना है। ये मुल्क अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दिया है, इसकी हिफाजत करनी चाहिए और इसको अच्छी तरह इसकी आबियारी करें, ना कि इसको नोच नोच के खाएं। वो टिक टॉक वाली लड़की की तरह हम तो नोच रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ठीक है जी ख्वाजा साहब, मैं आपका बहुत वो शुक्रिया जो आ अदा गई थी उस पे क्या, वो मीनारे पाकिस्तान पे, हाँ हमने बिल्कुल, मुल्क वो का भी शर्म एक किया हुआ है। था एक हर खैर, आदमी नोच रहा है, शुगर माफिया अलग नोच रहा है, फ्लोर मिलों वाला अलग नोच रहा है, सरकारी मुलाजिम अलग नोच रहा है, और जिसका जहाँ सुच लगता है वो वहीं लगा देता है। ठीक है जी ख्वाजा साहब, हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस ये हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर करे। आजकल तो सबसे बड़ी दुआ यही है कि महंगाई कम हो जाए, ताकि जो चीज़ें हैं गरीब आदमी के उस तक पहुँच तक आ जाएं। क्योंकि जो मैं हालात देख रहा हूँ और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, 8.5% तो हो गई है। अभी कल किसी अखबार में लिखा था कि अब 10% हो जाएगी। बिल्कुल, और अभी सुनने में आ रही कीमतों में फिर से इजाफा हो रहा है पेट्रोल की नवंबर से। तो अल्लाह ताला बेहतर करे। अहमद शनाइद साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जल्दी कर लें। मेरा पैगाम तमाम लोगों के लिए है कि जी इस मुल्क के लिए काम करें, इस मुल्क का सोचें, अपनी ज़ातियात से बालातर होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका। ख्वाजा साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद और मेहमानों के साथ हाजिर होंगे हमारे साथ।